एक बार की बात है। मणिपुर गांव में रंजीत नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही नकलची और लालची स्वभाव का इंसान था। वह आसपास के लोगों को देखता और उन्हीं की तरह काम करता। एक दिन मोहन खेत में बाजरा बो रहा था। रंजीत ने उसे फसल बोते हुए देख लिया। उसके बगल में ही रंजीत का भी खेत था। उसने सोचा, इस बार बाजरे की फसल में ज्यादा उपज होगी, अर्थात मुनाफा भी ज्यादा ही होगा, तो क्यों ना मैं भी बाजरा ही बो दूं। वह घर गया और बाजरे का बीज लेकर खेत पर आ गया। मोहन ने जब रंजीत को बाजरा बोते हुए देखा तो उसने कहा, क्यों रंजीत, क्या तुम भी मुझे देखकर बाजरा ही उगाना चाहते हो? क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें देखकर बाजरा नहीं बो सकता? मेरा खेत है, मेरी फसल, मैं जो चाहूं वो करूं, तुम्हें इससे क्या? अच्छा ठीक है, इस साल तुम फसल का दाम गिराकर ही मानोगे। चलो कोई नहीं, वैसे भी तुम सुनोगे तो किसी की भी नहीं। रंजीत बिना कुछ कहे वहां से घर चला गया। घर आकर रंजीत की पत्नी ने रंजीत से कहा, सुनो, इस साल हरा चारा बच गया है, तुम एक काम करो, इसे गौशाला बेच आओ, और वैसे भी यह यहाँ पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। रंजीत ने कुछ देर विश्राम किया और उसके बाद वह चारा सिर पर उठाकर गौशाला की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे धनीराम मिला। धनीराम ने रंजीत से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? रंजीत ने जवाब दिया, इस चारे को गौशाला देने जा रहा हूं, चाहो तो तुम भी चलो। धनीराम और रंजीत दोनों गौशाला की तरफ चल दिए। गौशाला पहुंचकर रंजीत ने गौशाला के कर्मचारी से कहा, लो, यह चारा रख लो और बदले में मुझे 10 रुपए दे दो। 10 रुपए? लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम इसे दान करने आए हो। यह सुनकर धनीराम ने कहा, अरे भाई, देखो कितनी शांति है और कितना प्यारा गौशाला है। कोई नहीं, दे दो। हाँ हाँ, फ्री में सब कुछ देकर तुम्हें शांति तो मिलेगी ना। उसके बाद धनीराम और रंजीत गौशाला से थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मणिचंद गाय के गोबर को एक बाल्टी में भरकर अपने घर लेकर जा रहा है। यह देखकर रंजीत ने धनीराम से कहा, अरे भाई, यह गोबर का क्या करता होगा? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं, मणिचंद इस समय काफी अच्छा पैसा कमा रहा है। वह इस गोबर से उपले और खाद बनाता है और उसे शहर जाकर बेच आता है। बदले में उसे उससे काफी अच्छे दाम मिलते हैं। यह सुनकर रंजीत ने कहा, अच्छा ऐसा है। अगली सुबह रंजीत गौशाला जल्दी गया और सारा गोबर एक बाल्टी में भरकर घर ले आया। घर लाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, लो, यह गोबर, और इससे अब तुम उपले और खाद बनाना, जिसे बेचकर हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। यह सुनकर रंजीत की पत्नी ने कहा, सुनो, मेरे पास वैसे भी घर के बहुत सारे काम रहते हैं। पूरा दिन हो जाता है कामों को करते करते। मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं तुम्हारे लिए इन गोबर के उपले और खाद बनाऊं। अगर तुम फ्री हो तो तुम्हें यह सब अगर तुम फ्री हो तो तुम ही यह सब बना लो। देखो देखो, मणिचंद की पत्नी कितनी मेहनती है। सामने देखो, कितने उपले और कितनी खाद उन्होंने पहले ही बनाकर रखी है। मुझे नहीं पता, मैं यह सब नहीं करूंगी। दूसरी तरफ से मणिचंद गौशाला से खाली हाथ लौटकर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज गोबर नहीं लेकर आए हो? नहीं नहीं, आज रंजीत गौशाला का सारा गोबर ले गया। बहुत ही नकलची और लालची इंसान है। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम उनसे जाकर कहो, वह तुम्हें गोबर जरूर लौटा देंगे। हाँ ठीक है, कोशिश करता हूं। मणिचंद रंजीत के घर जा... मणिचंद रंजीत के घर जाता है और उससे कहता है, रंजीत भाई, अगर यह गोबर आपके किसी काम का ना हो तो क्या मैं इसे ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ, वैसे भी मेरी पत्नी इसका कुछ नहीं करने वाली। और हाँ, बदले में मुझे 5 रुपए चाहिए। 5 रुपए?
लेकिन किस लिए? गौशाला में तो यह सब फ्री में रहता है। अरे, गौशाला से इतना दूर तक मैं इसे लेकर आया हूं, उसमें क्या मेहनत नहीं थी? मणिचंद ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए 5 रुपए देकर अपने घर वापस आता है। कुछ समय बाद रंजीत और धनीराम एक जंगल से होते हुए गुजर रहे होते हैं। रंजीत को एक बड़े से पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ दिखाई देता है। वह धनीराम से कहता है, सुनो भाई, देखो कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें काफी शहद होगा ना? हाँ हाँ, सही कह रहे हो, काफी शहद होगा इसमें। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? सुना है शहर में शहद का काफी दाम है। अगर हम इस शहद को शहर जाकर बेचेंगे तो बदले में काफी मुनाफा होगा। हाँ हाँ, लेकिन इस काम में काफी जोखिम है। हम इस काम को करना नहीं जानते। मधुमक्खियों का शहद लेना खतरे से खाली नहीं है। अरे, कुछ नहीं होगा, तुम नीचे जलती हुई मशाल लेकर खड़े रहना। तुम नीचे जलती हुई मशाल लेकर खड़े रहना, बाकी का काम मैं कर लूंगा। थोड़ी देर बाद धनीराम और रंजीत हाथ में एक बाल्टी रस्सी थोड़ी देर बाद धनीराम और रंजीत हाथ में एक बाल्टी, रस्सी और 2 बिना जली मशाले लेकर वापस लौटते हैं। रंजीत रस्सी की सहायता से पेड़ पर चढ़ जाता है। रंजीत के मधुमक्खियों के छत्ते के नजदीक पहुंचते ही मधुमक्खियां भिन भिनाकर उड़ने लगती हैं। रंजीत उन्हें हाथ से भगाने लगता है, लेकिन वह रंजीत को लगातार परेशान करने लगती हैं। तभी रंजीत अपनी मशाल को जला लेता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण रंजीत रस्सी से लटक जाता है और मधुमक्खियां उसे काटने लगती हैं। यह सब देख धनीराम डर जाता है और भाग जाता है। कुछ देर बाद रंजीत पेड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन मधुमक्खियां अभी भी उसे परेशान करती हैं। तभी धनीराम कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता है जो मधुमक्खियों के शहद को तोड़कर शहर बेचने जाते हैं। उन लोगों ने मशाल को जलाया और फिर मधुमक्खियों को वहां से भगाया, लेकिन इतने में रंजीत पूरी तरह सूज चुका था और उसका बदन टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो लोग रंजीत को डांटते हुए कहते हैं, जब तुम्हें यह काम करना नहीं आता तो करते क्यों हो? दूसरों के काम को दूसरों को ही करने दो, ज्यादा लालची मत बना करो। रंजीत दर्द से करा रहा था। वो लोग मिलकर रंजीत को हॉस्पिटल लेकर गए। धनीराम ने रंजीत से कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इस काम में बहुत जोखिम है। अब देखो क्या हाल कर लिया है। अगर मैं उन लोगों को समय पर लेकर नहीं पहुंचता तो मधुमक्खियां तुम्हें और भी काट लेती। हाँ हाँ, सही कहा दोस्त, लेकिन अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। कान पकड़ता हूं अपने। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।